तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे द आई ऑफ द मिडनाइट सन का कैप्टन आ जाता है और उसके साथ ही साथ वाडोस भी रहता है और ये लोग मिलके यामी और आस्था के ऊपर सारे के सारे पत्थर गिरा देते हैं और उसके बाद यामी और आस्था वो पत्थर को तोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और अब इस एपिसोड में हमें मालूम पड़ता है ये लोगों ने वो पत्थर को कैसे तोड़ा था। तो यामी आस्था को बोलता है कि अगर तुम तुम्हारा की यूज करो तो तुम इन सब पत्थरों को आराम से डॉज कर सकते हो और ऐसे ही हमने इनको डॉज किया और इनको तोड़ के बाहर निकल गए थे। उसके बाद यामी आस्था को बोलता है कि अब तुम तुम्हारा की को यूज करो और उसके साथ ही साथ जाओ और इस राउंड आईब्रोस वाले बाल वाले बंदे पे हमला करो जो कि होता है लिक्ट। तो आस्था बोलता है ठीक है मैं ऐसा कर सकता हूँ, लेकिन तभी यामी उसको रोकता है और बोलता है कि नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जाओ और ये पतले बंदे से लड़ो जिसके मुंह पे बहुत सारी लाइंस है। और तभी यामी अपने आप को चार्ज अप करता है, खुद के मसल्स को पंप करता है और लिक्ट से लड़ने के लिए रेडी होता है। और ये सीन में यामी बहुत ही ज्यादा बैडएस दिखता है। लिक्ट उड़ता है यामी के पीछे और वो उसके लाइट मैजिक के अटैक्स करता रहता है यामी के ऊपर और यामी उन सबको काट के आगे बढ़ता है लिक्ट के ऊपर हमला करने के लिए। और तभी यामी अपने स्वॉर्ड के ऊपर डार्क मैजिक यूज करता है और उससे लिक्ट के मैजिक के ऊपर हमला करता है। तो ये देख के लिक्ट बोलता है कि अच्छा तो तुम डार्क मैजिक यूज करके मेरे मैजिक को खा रहे हो और अपने अंदर चूस रहे हो, ठीक है ये चीज मुझे अभी समझ गया, तो अब मैं इसे काउंटर कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यामी वापस से हमला करता है लिक्ट के ऊपर और लिक्ट को बोलता है कि तुमने मुझे तुम्हारी स्टोरी आधी ही बताई थी। मैंने तुम्हारे ग्रिमरोल के ऊपर नोटिस किया है कि उस पे 4 क्लोवर है, तो इसका ये मतलब है कि तुम खुद क्लोवर किंगडम के हो, तो तुम अपने ही सिटीजन के ऊपर क्यों हमला कर रहे हो। ऐसा बोल के यामी उसके ऊपर और 2-3 हमले करता है। फिर लिक्ट हमको बताता है कि वो इसलिए हमला कर रहा है क्योंकि उसने देखा है कि इस किंगडम में लोग एक दूसरे को बहुत ही नीचा दिखाते हैं। जिसके पास ज्यादा पावर होता है उसी को अच्छा रैंक मिलता है, जो नोबिलिटी में होता है उसी को रैंक मिलता है। ये पूरा किंगडम एक तरह से करप्टेड है। यहाँ पे कुछ लोग के पास बहुत पैसा और कुछ लोग एकदम गरीब है। तो फिर इसके बाद यामी लिक्ट को बोलता है कि तुम जो बोल रहे हो वो सबसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुम खुद ऐसा ही कर रहे हो। तुम इस वक्त पावरफुल हो इसलिए तुम कमजोर लोग के ऊपर हमला कर रहे हो, तो तुम तो गधे हो यार। ऐसा बोल के यामी लिक्ट के ऊपर हमला करता है। तो लिक्ट क्या करता है, वो उसके लाइट के विप बनाता है और उस विप से यामी के ऊपर हमला करता है और ऐसे ही लिक्ट और यामी लड़ते रहते हैं। तो ये सब देख के आस्था बोलता है कि बाप रे हमारे कैप्टन इतना खतरनाक तरीके से लड़ते हैं, तो मैं तो इनके लेवल पे बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर विज़र्ड किंग बनना है तो मुझे बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और ऊपर जाना पड़ेगा। तभी ही ये पतले चेहरे वाला लाइन वाला बंदा बोलता है कि मुझे इस बंदे यामी को रोकना पड़ेगा, ये हमारे मास्टर के साथ एकदम अच्छे से लड़ पा रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये एक मैजिक अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी ही यामी उसको रोक देता है और उसके बाद वो जाके आस्था को एक फटका मार के बोलता है कि ओए आस्था तू ऐसे जोन आउट क्यों हो रहा है, मैं तुझे काम दिया है कि तुझे जाके इस लाइन वाले बंदे को मारना है, तो तू इसको क्यों नहीं मार रहा है। तो फिर आस्था अपने वेपन को उठाता है और वो भाग के जाता है ये लाइन वाले बंदे के पास इसके ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन ये लाइन वाला बंदा आस्था को देख के उसके ऊपर धड़ाधड़ हमला करना स्टार्ट करे। तो आस्था उसके सारे के सारे मैजिक अटैक्स को अपने वेपन से काट रहा होता है, लेकिन कुछ अटैक उसको लगते रहते हैं। ऐसे ही वो बंदा बहुत सारा अटैक करता है आस्था के ऊपर। आस्था खुद को डिफेंस पोजीशन में रखता है, लेकिन तभी आस्था बोलता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इसको हराने के लिए, अगर मैं ऐसे ही रहूंगा तो मैं इसको नहीं हरा पाऊंगा। तो ऐसा बोल के आस्था अपने स्वॉर्ड को फेंकता है और वो भाग के जाता है ये लाइन वाले बंदे के पास। तभी लाइन वाला बंदा बोलता है तो तूने तेरे स्वॉर्ड को ही फेंक दिया, अब तो मैं तुझे एक झटके में हरा दूंगा। ऐसा बोल के ये बंदा एक बड़ा सा पोर्टल खोलता है और उसके थ्रू आस्था के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन आस्था यहाँ पे अपना दिमाग लगाता है और वो इसके पोर्टल में कूद के दूसरे साइड पहुंच जाता है और इस बंदे को मुंह पे एक मुक्का मारता है और एक मुक्का खाने के बाद ये बंदा तो खत्म हो जाता है। तो ये देख के यामी बोलता है कि ओए आस्था तूने तो बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन तभी ही लिक्ट उसके पीछे से उसके ऊपर लाइट विप से अटैक करता है। तभी यामी पीछे घूमता और बोलता है कि ओए भाई यहाँ पे मैंने मेरा गार्ड डाउन नहीं किया है, तूने तेरा गार्ड डाउन किया है। ऐसा बोल के वो उसके विप को अपने स्वॉर्ड से पकड़ता है और अपना ब्लैक मैजिक यूज करके पूरा डार्क मैजिक से उसके विप को अपने अंदर खींच लेता है। फिर ये अटैक को डॉज करके लिक्ट पीछे जाता है और बोलता है कि मैंने तुम्हारे अटैक को स्टडी कर लिया है, तो जो तुम्हारा डार्क मैजिक है उसका रेंज 5 मीटर के आसपास का है और ये मैजिक बहुत ज्यादा स्लो है, तो इसको तुमने काउंटर करने के लिए अपने वेपन पे इसको लगा देते हो ताकि तुम इसको फास्ट यूज कर सको, है ना। तो फिर यामी बोलता है कि करेक्ट। उसके बाद लिक्ट बोलता है कि विज़र्ड किंग के बाद तुम ही दूसरे ऐसे इंसान हो जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो मुझे हरा सकता है। अब मैं मेरा ट्रम्प कार्ड यूज करने वाला हूँ और ये पूरे एरिया को फोड़ने वाला हूँ। तो ये देख के यामी बोलता है कि अरे अब मैं क्या करूँ, हम तो यहाँ से भाग भी नहीं पाएंगे। और तभी ही लिक्ट अपने आप को चार्ज अप करता रहता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे बच्चे अपने घर वालों के पास पहुंच चुके होते हैं और उनके पेरेंट्स के सामने रो रहे होते हैं। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काची और फिनरेल दोनों ही सिस्टर के पास बैठे रहते हैं और सिस्टर को बहुत सारे लोग ठीक कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गाची बोलता है कि ओए बुढ़ी तुझे मरना नहीं है, प्लीज तू मर मत, ऐसा वो बोलता रहता है। और तभी वो बुढ़ी बोलती है कि लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है, लेकिन मैं इतना जल्दी नहीं मरूंगी। ऐसा बोल के वो बुढ़ी अपना हाथ उठाती है और गाची के मुंह पे लगाती है और उसको बोलती है कि तुम मेरा मैजिक ले लो और जाके आस्था को बचाओ। तो फिर गाची को लगता है कि बुढ़ी मर गई, तो गाची पकड़ता है एक डॉक्टर को और उसको बोलता है कि भाई ये बुढ़ी को कैसे भी करके जिंदा कर। तो वो बंदा बोलता है कि मैं इसको जिंदा नहीं कर सकता हूँ। तो गाची बोलता है क्यों, तो ये बोलता है कि क्योंकि ये बुढ़ी अब तक मरी ही नहीं है।
फिर उसके बाद ये बुढ़ी इसको बोलती है कि भाई मैं इतना जल्दी नहीं मरने वाली हूँ, तू फटाक से जा और आस्था को बचा। इसके बाद जो व्हाइट बाल वाला बंदा होता है जो कि एक विलन होता है, वो भी अपना मैजिक गाची को देता है। उसके साथ साथ आसपास के सारे बच्चे गाची को अपना मैजिक देते हैं और बोलते हैं प्लीज जाके तुम आस्था को बचाओ। तो फिर गाची फिनरल को बोलता है कि फिनरल तुम कुछ भी करो लेकिन मुझे यहाँ से वापस से वहां पे लेके जाओ, मेरे पास एक आइडिया है जिसके थ्रू हम इस बंदे को हरा सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी गाची अपना मिरर मैजिक यूज करेगा और मोस्टली ये लाइट वाले बंदे के लाइट मैजिक को रिफ्लेक्ट करेगा वो। तो फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि लाइट वाले बंदे ने अपने एनर्जी को पूरा चार्ज अप कर लिया होता है और वो हमला करने वाला होता है। तभी यामी अपने डार्क मैजिक के थ्रू अपने आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है और आस्था को बोलता है कि आस्था इसी के अंदर रहो, लेकिन मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि इसके अंदर रहने से भी हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है, हम लोग मोस्टली खत्म हो ही जाएंगे। लेकिन उसी वक्त यहाँ पे फिनरल और तो और गाची आ जाते हैं और तभी ही ये लाइट वाला बंदा यूज करता है उसका लाइट मैजिक रे ऑफ द डिवाइन पनिशमेंट, जो कि बहुत ही खतरनाक मैजिक होता है। लेकिन तभी गाची अपना आंख को खोलता है और वो पूरा का पूरा अपना मिरर मैजिक यूज करता है और वो यूज करता है मिरर मैजिक फुल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे वो बहुत बड़े से मिरर को लेके आता है और ये बंदे का लाइट मैजिक इसके मिरर पे लग के तुरंत रिफ्लेक्ट होता है और वो लाइट वाले बंदे को लगता है और लाइट वाला बंदा वहीं पे हार जाता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जो सैली होती है वो एक पानी के डब्बे के अंदर रहती है और उसके सामने 3 लोग खड़े रहते हैं और वो लोग बोलते हैं कि जिसने भी सैली की हालत की है हम उसे नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद से ये 3 लोग जाएंगे हमारे लाइट बॉय को बचाने के लिए। फिर उसके बाद यामी और आस्था यामी के प्रोटेक्टिव शेल के बाहर आते हैं और गाची को थैंक यू बोलते हैं और फिर उसके बाद यामी थोड़ा आस्था के ऊपर भड़कता है क्योंकि आस्था थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो लोग फिनरल को बोलते हैं कि फिनरल तुम तुम्हारा स्पेशल मैजिक यूज करो और हम लोग को यहाँ से बाहर लेके जाओ। तभी फिनरल बोलते हैं कि मेरा पूरा मैजिक खत्म हो चुका है तो हमें थोड़ा टाइम रुकना पड़ेगा ताकि तब तक मैं मेरे मैजिक को रिचार्ज कर पाऊं और उसके बाद ही हम लोग जा सकते हैं। ये सुनने के बाद यामी और तो और गाची दोनों ही बोलते हैं छे इसके पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है, कितना यूजलेस है ये बंदा। फिर तभी ही ये यामी जाता है लिफ्ट के पास और लिफ्ट को बोलता है कि लिफ्ट अब मैं तुमसे सवाल जवाब करने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले मैं तुम्हें लेके जाऊंगा रॉयल कैपिटल में, तब तक मैं तुम्हें बाइंडिंग मैजिक यूज करके बांध के रख देता हूँ। तभी ही लिफ्ट गाची को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर ही नहीं पाया क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता तुम पे अटैक। और तभी हमें एक बैक स्टोरी दिखाते हैं फिर लिफ्ट का, जहाँ पे लिफ्ट असल में उसके गांव में एक ऐसे बंदे से मिलता है जो कि 100% गाची के जैसा दिखता है। तो क्या ये बंदा गाची है? तो गाची बोलता है कि नहीं, मैं तो इस बंदे से पहले कभी मिला ही नहीं हूँ। तो ये बंदा कौन है जो एकदम गाची की तरह दिखता था? वेल, अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब करो यार, ताकि तुम मेरे कोई भी वीडियोस मिस ना कर पाओ। तो कर दो सब्सक्राइब, ये एकदम फ्री है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि नोवेल वापस से वो मैजिक नाइट्स वाले फोन से बात कर रही होती है बुआ के साथ और उसको बोलती है भाई अब तक रीइंफोर्समेंट्स क्यों नहीं आए? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे कैप्टन को पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पे हमला हुआ है, तो मे भी वो शायद फाइट कर रहे हो उनसे। तभी इन लोग को सुनाई देता है कि बाहर बच्चे आ गए होते हैं। तो ये लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनको मार्को और तो और आस्था नहीं दिखते हैं। तो फिर ये लोग भाग के जाते हैं चर्च के अंदर। वहां देखते हैं कि सिस्टर की हालत बहुत खराब रहती है और सब बच्चे उसके आसपास होते हैं। वहां पे मार्को नोवेल और रिबेका को बताता है कि कैसे आस्था ने वहां पे आके इन लोग को बचाया और क्यों इसके पास आस्था का रोब है। ये बोलता है कि आस्था ने अपना रोब इसको देकर रखा ताकि डरे नहीं। फिर तभी ही नोवेल मिलती है ये व्हाइट बाल वाले बंदे से और इससे बात करती है। तो ये बताता है कि कैसे पूरा स्टोरी हुआ और कैसे अभी ये एक क्रिमिनल बन चुका है और ये चाहता है कि ये अपने गुनाहों का सजा भुगते और उसके बाद ये आस्था का दोस्त बन के रहे। और फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि हमारे ब्लैक बुल्स के लोग ऐसे ही वहां केव में बैठे हुए रहते हैं और वेट करते हैं फिनरल के मैजिक के रिचार्ज होने का। तो यामी उसको बोलते हैं क्या भाई तुझे बहुत टाइम लग रहा है, तेरा मैजिक अब तक रिचार्ज क्यों नहीं हुआ है? तो वो बोलता है कि बहुत टाइम लगता ही है इसमें। ऐसे ही वो लोग बैठे रहते हैं कि तभी उन लोग को फील होता है एक बहुत ही अजीब से माना का। तो ये लोग खड़े होते हैं और इनके सामने स्पेशल मैजिक यूज करके 3 लोग बाहर आते हैं और ये 3 लोग वही होते हैं जिन्हें हमने देखा था सैली के साथ। फिर इसमें से एक व्हाइट और ब्लैक बाल वाला बंदा फटाक से लाइट मैजिक यूज करता है और वो यामी के पास पहुंचता है और उसके ग्रिमरोल को टच करता है और बोलता है अच्छा तो तुम लाइट मैजिक की जगह पे डार्क मैजिक यूज करते हो। तो ये देख के यामी तुरंत अपना डार्क मैजिक यूज करता है और उसका हाथ काट देता है। तो ये बंदा वापस पीछे जंप मारता है और हीलिंग करके अपने हाथ को ठीक कर देता है। तो इसका ये मतलब है कि ये बंदे के पास भी लाइट मैजिक है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। फिर उसके बाद ये जो लड़की होती है ये जाती है लिफ्ट से बात करती है। तभी लिफ्ट बोलता है कि अरे फाना तुम यहाँ पे आ गई। तो ये लड़की फाना है। अगर आप लोग को याद है तो फाना वही लड़की थी जो डायमंड बॉय के किंगडम से थी और ये डायमंड बॉय की गर्लफ्रेंड थी शायद से, और ये खत्म हो गई थी और इसके खत्म होने के बाद ही डायमंड बॉय को उसका ग्रिमरोल मिला था। और ये बंदी फाना का भी ग्रिमरोल सेम डायमंड बॉय के ग्रिमरोल के जैसा होता है। तो यहाँ पे फाना जिंदा कैसे, मुझे वो समझ नहीं आ रहा। और फाना एकदम ऐसे लग रही जैसे कि वो एक पपेट बन चुकी है क्योंकि वो एकदम हिप्नोटाइज वाले वे में बात करती है लोगों से। फिर फाना अपना फ्लेम मैजिक यूज करती है और वो लिफ्ट को हील करने लगती है। उसके बाद लिफ्ट बोलता है कि ये लोग है द थर्ड आई और ये लोग मेरे किंगडम के सबसे ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक है। ये लोग मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है और मैंने ऐसे ही जैसा मेरा दुश्मनी है क्लोवर किंगडम से और जैसे क्लोवर का एक एक मतलब होता है लॉयल्टी, लव और फेथ, वैसे ही मैंने इन लोग का नाम एकदम अपोजिट रखा है। पहले ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाले बंदे का नाम है रेया और ये है डिसलॉयल। फिर ये येलो वाले बंदे का नाम है वेटो जो कि होता है डिस्पेयर, जो कि होता है अपोजिट होप का। और फिर ये बंदी का नाम है फाना जो कि है एकदम हेटफुल, जो कि अपोजिट है लव का। और तभी ही ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा लाइट मैजिक की जगह पे डार्क मैजिक यूज करता है और वो भाग के जाता है यामी के ऊपर अटैक करने के लिए। तो इस चीज में मैं बहुत
ही ज्यादा शॉक्ड हूँ, क्योंकि ये बंदे के पास दोनों पावरफुल मैजिक है, लाइट और डार्क मैजिक। ये कैसे हो गया? तो क्या ये बंदा भी डायमंड किंगडम का है? क्योंकि डायमंड किंगडम के लोग ही दो मैजिक एक साथ यूज कर पा रहे थे, हमने ये डायमंड बॉय के अंदर देखा था। लेकिन तभी हमें मालूम पड़ता है ये बंदे के पास असल में ना लाइट मैजिक है ना तो डार्क मैजिक है। इसके पास एबिलिटी है कॉपी मैजिक का, ये सामने वाले बंदे के मैजिक को कॉपी कर सकता है और ये यामी का पुराना वाला अटैक यूज करता है यामी के अगेंस्ट, और यामी इसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और बोलता है कि ओए भाई तू मुझे कॉपी कर रहा है, मैं तेरे ऊपर कॉपीराइट का लॉ मार दूंगा। भाई ब्लैक क्लोर वाले लोगों को कॉपीराइट बहुत पसंद है, तो शायद यही रीजन है कि मेरे वीडियो पे भी इतने कॉपीराइट क्यों आ रहे हैं, क्योंकि यामी मेरे वीडियो पे कॉपीराइट मार रहा है भाई। पेन। वेल इसके बाद ये येलो बाल वाला बंदा बीस्ट मैजिक यूज करता है और वापस से यामी के ऊपर अटैक करता है। यामी इसको भी डॉज करता है और डिफ्लेक्ट करता रहता है, लेकिन ये बंदा यामी के कटाना को तोड़ देता है और यामी बोलता है अरे भाई तूने ये क्या किया, ये कटाना बहुत महंगा था, तूने इसको तोड़ क्यों दिया? लेकिन तभी ही फाना यामी के ऊपर फ्लेम मैजिक यूज करती है और तब हमें देखने मिलता है कि फाना के कंधे पे बैठा होता है एक सैलामेंडर जो कि होता है फ्लेम स्पिरिट। ये सेम टू सेम यूनो की तरह एक स्पिरिट यूजर है और तभी ही यामी अपना डार्क मैजिक यूज करता है और बाकी तीनों को बोलता है कि तुम लोग पीछे रहो, अब इनसे मैं लड़ूंगा। ऐसा बोल के वो लोग को एक प्रोटेक्टिव शेल के अंदर बंद करता है और यामी इन तीनों से अकेला लड़ता रहता है और ये तीनों धड़ाधड़ यामी के ऊपर हमला करते रहते हैं और यामी के बॉडी में चोट पे चोट लगती रहती है। उसके बाद लिक्ट हमसे बोलता है कि ये तीनों एक मैजिक नाइट से भी ज्यादा पावरफुल है और अब ये तीनों मिलके एक साथ अपना अटैक छोड़ते यामी के ऊपर और यामी ये देख के समझ जाता है कि ये इस अटैक को शायद नहीं रोक पाएगा। लेकिन तभी ही यामी के सामने एक पोर्टल खुलता है और उसमें से एक अटैक निकलता है जो कि इन तीनों के अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो पोर्टल में से निकलते हैं 3 मैजिक नाइट्स, जिसमें से एक होती है चारुलेट लेडीज वाले क्लैन से, एक होता है हमारा व्हाइट बॉय और एक होता है हमारा प्रेइंग मैंटिस का जैक द रीपर। और ये तीनों यहाँ से बाहर निकलने के बाद यामी को थोड़ा बुरा भला बोलते हैं कि भाई तू इन तीनों से कैसे हार गया, यामी तू तो बहुत पैथेटिक है। लेकिन अब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि अभी मुझे लग रहा है कि ये चारों मैजिक नाइट्स के कैप्टन्स मिलके लड़ने वाले हैं इन तीनों से, तो अब बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि रिबेका और नोवेल दोनों ही ये व्हाइट बाल वाले बंदे से थोड़ा पूछताछ करते हैं। तभी ये बंदा उनको पूरी स्टोरी बताता है और बोलता है कि कैसे आस्था ने उससे बोला था कि आस्था उससे दोस्ती करने वाला है। तो फिर नोवेल उससे बोलती है कि अगर तुम आस्था के दोस्त बनने वाले हो तो तुम उसके लिए प्रे करो। और ऐसे ही नोवेल थोड़ा शर्माने लगती है, बोलती है कि मैं आस्था के अच्छे के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मैं उसके बारे में इतना क्यों ही सोच रही हूँ। अरे नोवेल तू उसके बारे में इतना इसलिए सोच रही है क्योंकि तू उससे प्यार करती है, चल एडमिट कर ले यार ये बात को। और ये सब चीज रिबेका बाहर से सुन रही होती है और उसे लगता है कि शायद आस्था भी नोवेल से प्यार करता है क्योंकि उसे सिस्टर के बारे में पता ही नहीं है। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैक द रीपर, चारुलेट और हमारा व्हाइट हेयर बॉय सब लोग रेडी होते हैं लड़ने के लिए। लेकिन तभी जैक थोड़ा यामी को बोलता है कि अरे यामी तू इन लोग से कैसे हार गया यार, ये लोग तो कितने आसान दिख रहे हैं, मैं तो इनको ऐसे ही मेरे कटिंग वाले मैजिक से काट दूंगा। तो यामी बोलता है कि अरे तू इनको नहीं काट पाएगा। तो फिर जैक बोलता है अच्छा यामी ऐसी बात है तो क्यों ना मैं पहले तुझे काट दूं। तो यामी बोलता है अरे भाई मुझे माफ कर दे प्लीज, मुझे मत काट। सार्केज्म यामी ऐसा बोलता है जैक को। फिर उसके बाद चारुलेट बोलती है कि यामी तुम कितने पैथेटिक हो, तुम एक आदमी होके भी नहीं लड़ सकते, हाँ तुम्हें हमारी जरूरत आखिर पड़ी गई। तो फिर यामी बोलता है कि तू इतनी रूड क्यों है, अगर तू ऐसे ही रूड रहेगी तो तुझसे कभी कोई शादी नहीं करेगा। तो फिर चारुलेट बोलती है कि मुझे किसी शादी करने की जरूरत है ही नहीं, ये बैटलफील्ड मेरा पार्टनर है। तो यामी उसको बोलता है कि अच्छा ठीक है। तभी चारुलेट अपने मन ही मन में बोलती है कि यामी कितना हैंडसम है और तभी हमें मालूम पड़ता है कि असल में चारुलेट को यामी से प्यार है क्योंकि चारुलेट अपने मन में बोलती है कि मैं इस बंदे के लिए कैसे इसके प्यार में गिर गई मैं, हाँ कोई तो मुझे बचाओ। उसके बाद यामी हमारे व्हाइट बॉय को बोलता है कि भाई तू तेरे बाल को ऐसे कैसे लगाता है कि लाइक तेरे बाल में आगे एक चोटी है, तूने इसको कैसे बनाया, तू तेरे पास कोई खुद का स्पेशल हेयर स्टाइलिस्ट है कि तो तूने खुद से ऐसी चोटी बांधी है। तो वो बंदा थोड़ा भड़क जाता है यामी के ऊपर। फिर उसके बाद ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा कूद के जाता है चारुलेट के ऊपर हमला करने के लिए, बोलता है कि ब्यूटीफुल लेडी तुमसे तो मैं लड़ूंगा और अगर मैं तुम्हें हरा दिया तो तुम मेरे साथ डेट पे चलना। तो ये सुन के चारुलेट उसके अटैक के ऊपर अपना विप से वापस से अटैक करती है और उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये पोलियो वाला लायन अटैक करता है हमारे प्रेइंग मैंटिस वाले बंदे के ऊपर और उसको बोलता है ओए अब तुझसे मैं लड़ूंगा। तो पोलियो लायन उसके ऊपर अटैक करता है और अपना बेयर क्लॉ यूज करता है, लेकिन प्रेइंग मैंटिस अपना साइथ यूज करके उसके अटैक को काटता रहता है। फिर उसके बाद व्हाइट चोटी बोलता है कि मैं अटैक करने वाला हूँ लिक्ट के ऊपर क्योंकि वो तुम्हारा लीडर है। और ऐसे ही व्हाइट चोटी अपना मर्क्यूरी मैजिक यूज करता है लेकिन उसको फाना अपने सैलामेंडर के मैजिक से रोक देती है। तो फिर जैक बोलता है कि ओए व्हाइट चोटी तेरे मैजिक को इसने पिघला दिया, ऐसा कैसे हो गया। तभी वो बोलते हैं कि मैंने सस्ता मैजिक यूज किया था, तुझे पता भी है मैंने किसके साथ ट्रेनिंग की है अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए। यहाँ पे ये असल में लायन बॉय की बात करता है, असली वाले लायन बॉय की, न कि इस पोलियो वाले लायन बॉय की। फिर उसके बाद आस्था बोलता है कि ये लोग क्या लड़ रहे हैं, यहाँ पे तो मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। तभी यामी बोलता है कि आस्था तुम तुम्हारे की पावर को यूज करो ताकि तुम की के थ्रू इन सबको देख सको। फिर उसके बाद यामी फिनरल को बोलता है कि फिनरल तुम्हारा कुछ तो पावर अब तक एक्टिवेट हो गया होना चाहिए। तो फिनरल बोलता है हाँ थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। तो यामी बोलता है कि ही मेरे पास एक प्लान है। मीनवाइल हमें दिखाते हैं कि लिक्ट बोलता है कि मेरे जो तीनों ये लोग हैं ये लोग एक बंदा एक मैजिक नाइट के लेवल के जैसा नहीं है, एक मैजिक नाइट के कैप्टन के लेवल के जैसा है, तो भी हम लोग कैसे हारे इस बिना मैजिक यूज करने वाले बंदे से। और तो और इस बंदे के पास वो ग्रिमरोर कैसे आया और तो और वो स्वॉर्ड कैसे आए, ये सब वो सोचता रहता है। कि तभी ही यामी लिक्ट के पीछे एक टेलीपोर्टर के थ्रू गिरता है और हमला करने आता है। तभी लिक्ट बोलता है कि मैंने तुझे पहले ही एंटीसिपेट किया
था मेरे बेटे, तो तुम मुझे इस वक्त नहीं हरा पाएगा। और तभी ही धुएं के थ्रू निकलता है आस्था और आस्था अटैक करता है लिफ्ट के ऊपर। तभी लिफ्ट बोलता है कि मैंने इस बंदे को सेंस कैसे नहीं किया, ओ हाँ इसके पास तो मैजिक ही नहीं है इसीलिए मैं इसको सेंस नहीं कर पाया। और इस वक्त आस्था और यामी दोनों ही अपना टीम वर्क वाला अटैक मारते हैं जो कि बहुत ही एपिक दिखता है। और इस अटैक के बाद लिफ्ट उड़ के दूर गिर जाता है। फिर उसके बाद लिफ्ट के तीनों थर्ड आई वाले लोग लिफ्ट को बचाने के लिए जाते हैं, लेकिन हमारे बाकी के नाइट्स इन लोग को रोकते हैं। उसके बाद लिफ्ट के आसपास से एक सील टूटता है और लिफ्ट अपने आप उड़ने लगता है और बोलता है कि अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ने वाला हूँ। ऐसा बोल के वो एक बड़ा सा एनर्जी चार्ज अप करता है। तभी उसके थर्ड आई के बंदे लोग बोलते हैं कि इस बंदे के मैजिक खत्म करने वाले एबिलिटी की वजह से लिफ्ट के ऊपर का सील टूट चुका है, अभी हमें कुछ तो करना पड़ेगा। उस वक्त लिफ्ट बोलता है कि तेरे पास ये ग्रिमरोड कैसे आया, और उसके साथ साथ तेरे पास ये डीमन स्लेयर स्वॉर्ड और तो और डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड कैसे आए, मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीजें तो हमारे मास्टर की थी, तेरे पास ये सब कैसे आई, तू इन चीजों को नहीं यूज कर सकता है। तो इससे मुझे एक चीज लग रहा है कि पहले ही हमें स्टोरी में बताया गया था कि इन लोग का जो मास्टर रहता है वो पहले ही खत्म हो चुका है, राइट। और ये लोग जो वो बड़े से पत्थर के ऊपर बहुत सारे जेम्स लगा रहे हैं, वो लोग वो इसलिए लगा रहे ताकि वो लोग इनके मास्टर को वापस से रिवाइव कर सके। तो इसका ये मतलब हो सकता है कि जो इनका मास्टर था वो शायद से आस्था के अंदर रिबॉर्न हुआ है, इसीलिए आस्था के पास ये सब वेपन है और तो और ये ग्रिमरोड है। तो ये चीज बहुत ही सही होने वाला है। अभी शायद मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ क्योंकि मैंने ये एनीमे नहीं देखा है आगे का कुछ भी। तभी ही व्हाइट बाल वाला बंदा बोलता है कि अगर ये बोल रहा है कि ये सब चीजें इसकी मास्टर की है, इसका ये मतलब है कि ये बंदा इन सब का मास्टर नहीं है, इनका मास्टर कोई और ही है जो यहाँ पे अब तक नहीं आया है। तो वो कौन है? ऐसा करके वो व्हाइट बाल वाला बंदा सोचने लगता है। तभी ही लिफ्ट अपनी पूरी की पूरी एनर्जी चार्ज करता है और एक बड़ा सा स्पीयर क्रिएट करता है अपने आसपास लाइटिंग का। तो फिर सारे के सारे कैप्टन अपना अटैक मारते हैं इसके ऊपर, लेकिन उनके अटैक का कुछ असर नहीं होता है लिफ्ट के ऊपर। तो उनको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर लिफ्ट ने ये अटैक छोड़ दिया तो यहाँ पे कोई भी नहीं बचेगा, ये पूरी की पूरी एरिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये इतना सारा माना यूज कर रहा है। लेकिन तभी ही बाकी के तीनों थर्ड आई के लोग भाग के जाते हैं लिफ्ट के पास और उसके आसपास खड़े होकर अपना मैजिक यूज करते हैं और लिफ्ट के मैजिक को वापस से सील करते हैं। उसको सील करने के बाद ये लोग यहाँ से लिफ्ट को लेके और तो और वो पतला बंदा जिसके मुंह पे बहुत सारी लाइंस होती है उसको लेके यहाँ से गायब हो जाते हैं और बोलते हैं कि हम लोग अगली बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अभी तो हमें भागना पड़ रहा है। ऐसा बोल के ये लोग यहाँ से भाग जाते हैं। फिर उसके बाद सब लोग मस्त सेलिब्रेट करते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पे विक्ट्री ले ली है। तभी ही मैंटिस यामी को बोलता है कि चल यामी अभी हमको थैंक्स बोल। तो यामी बोलता है कि मैं तुम्हें थैंक्स तो नहीं बोलने वाला। उसके बाद चारोलेट यामी को बोलती है कि यामी तुम इन 3 लोगों से कैसे हार रहे थे, तुम तो बड़े ही कमजोर हो। लेकिन वो अपने मन में बोलती है कि बाप रे यामी कितना स्ट्रॉन्ग है, वो अकेले ही इन 3 लोगों से लड़ रहा था, हाँ ये बंदा इतना स्ट्रॉन्ग है इसीलिए मैं इससे प्यार करती हूँ। तभी यामी उसको बोलता है कि अरे यार तू इतना रूड क्यों है, कोई तुझसे कभी शादी ही नहीं करेगा। तो चारोलेट बोलती है कि मुझसे कोई शादी करे नहीं करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर वो बोलती है कि यामी तुझे तेरे पार्टनर के बारे में सोचना चाहिए। तो यामी बोलता है कि हाँ अगर चारोलेट तू और मैं ऐसे ही कुछ समय तक और बूढ़े रहे तो हम लोग एक दूसरे का केयर करेंगे। तो ये सुन के चारोलेट के दिल में तो फटाके फूटने लगते हैं। तभी ही व्हाइट बाल वाला बंदा बोलता है कि अरे यार मैं फ्लेगोयन को अवेंज नहीं कर पाया, ये लोग यहाँ से भाग गए। फिर उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि ये थर्ड आई के बंदे लोगों ने सैली, हमारा लाइन वाला चेहरा वाला बंदा और तो और लिफ्ट, इन लोग को एक पानी के कंटेनर में रखा होता है और ये लोग हील हो रहे होते हैं। तभी ही पीछे से आता है ये जोकर वाला बंदा और ये यहाँ पे आके बोलता है कि अभी इन लोग को हमारे बारे में बहुत कुछ पता चल गया, तो हमें कुछ न कुछ करके तो इनको रोकना ही पड़ेगा। तभी ही ये ब्लैक एंड व्हाइट बाल वाला बंदा बोलता है कि अभी तो मुझे इनको जाके रोकना पड़ेगा, तो मैं मेरा नेक्स्ट स्टेप करने वाला हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था अपने नींद से उठ जाता है और उसके आसपास मिमोसा, नोवेल, यूनो और तो और क्लाउस होते हैं। तभी आस्था को मालूम पड़ता है कि वो पूरे 1 दिन तक सो रहा था और वो मिमोसा के मैजिक के अंदर होता है। तो वो आस्था मिमोसा को थैंक यू बोलता है कि तुमने मेरा बहुत ध्यान दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। तभी मिमोसा बोलती है कि मैंने आपका इतना ध्यान नहीं दिया जितना आपका ध्यान दिया है क्लाउस ने। तो तब ये सीन देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि क्लाउस अभी आस्था के इतना ध्यान देता है। फिर उसके बाद क्लाउस आस्था को बताता है कि जो व्हाइट बॉय को तुमने पकड़ा था, जिसने आइस मैजिक यूज किया था, उससे अभी हमारी टीम इंट्रोगेशन कर रही है और उन्हें मालूम पड़ा है कि व्हाइट बॉय का इन सब चीजों में इतना कुछ हाथ था ही नहीं, उसको सिर्फ मैनिपुलेट किया गया था, इसीलिए टीम उसको एकदम लीनियंट पनिशमेंट देगी और उसको बाद में छोड़ देगी। तो ये सुन के आस्था खुश हो जाता है। तभी यूनो आस्था को बोलता है कि हम लोग तुम्हारे पास बहुत लेट पहुंचे थे, हम लोग जब तक वहां पहुंचे तब तक वहां का पूरा बैटल खत्म हो चुका था, वरना हम लोग भी तुम्हें हेल्प करने वाले थे उस बैटल के अगेंस्ट। लेकिन अगर हम वहां पे टाइम पे पहुंच गए होते तो आस्था में तुम्हारी तरह उन लोग को वहां से भागने नहीं देता। तो आस्था बोलता है कि अच्छा चल चल ठीक है। उसके बाद हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि काची बैठा होता है सिस्टर के पास और वो सिस्टर को बोलता है कि आखिरकार सिस्टर तुम ठीक होगी, चलो ये अच्छी बात है। थोड़ा गाची और सिस्टर यहाँ पे वापस तू मैं करते हैं, जहाँ पे काची सिस्टर को बोलता है कि बुड्ढी तू अब तक मरी कैसे नहीं, तू इतनी बूढ़ी हो गई है। तो वो बुढ़िया बोलती है कि मैं और 100 साल तक जीने वाली, तू टेंशन मत ले बेटा। उसके बाद गाची बोलता है लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जिंदा हो, क्योंकि तुम्हारे जिंदा रहने से मारी भी खुश रहेगी। तभी आस्था वहाँ पे आता है और आस्था को देख के मारी भाग के जाती है, आस्था से मिलती है। तो ये देख के गाची एकदम भड़क जाता है, बोलता है कि आस्था मैं तुझे छोड़ने नहीं वाला हूँ। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि आस्था जाता है रिबेका के घर पे और वहाँ पे वो दबा के खाना खाता है और वहाँ पे नोवेल भी खाना खाती रहती है। तो आस्था और नोवेल बोलते हैं खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो ये सुन के रिबेका बहुत खुश हो जाती है, लेकिन गाची अपने ही दर्द में रहता है और वो बोलता रहता है कि आस्था मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फिर उसके बाद मार्को जाता है आस्था के पास और आस्था को उसका रोब वापस देता है। तो आस्था अपना रोब लेके खुश हो जाता है। फिर आस्था, नोवेल और गाची वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि रिबेका आस्था को 1 सेकंड रोक देती है और आस्था को रोकने के बाद रिबेका आस्था के गाल पे उसे किस
कर देती है। ये देख के नोवेल का दिमाग फट जाता है। वो बोलती है कि रिबेका तुम ये क्या कर रही हो, और रिबेका अपने मन में बोलती है कि आस्था का फर्स्ट किस मैंने ले लिया है। तो इस तरह से देखा जाए तो रिबेका शायद आस्था के साथ सेट हो सकती है, क्योंकि उसने कुछ तो पॉइंट्स कमा लिए हैं। और रिबेका बोलती है कि थैंक यू सो मच मेरे भाई बहन को बचाने के लिए। तो आस्था थोड़ा खुश होकर वेलकम बोल देता है, लेकिन असली रीजन तो कुछ और ही होता है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे ही आस्था ब्लैक बुल के बेस पे पहुंचता है तो वहां पे वो लोगों ने आस्था के लिए बहुत बड़ी सी पार्टी रखी होती है, जहाँ पे वो लोगों ने ईटिंग कॉम्पिटिशन रखा होता है कि कौन सबसे ज्यादा टेटो पाइस खा सकता है। तो यहाँ पे सब लोग को कॉम्पिटिशन के अंदर पार्ट लेना ही पड़ता है, क्योंकि यामी बोलता है सबको लेना पड़ेगा तो लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही सब लोग बैठ जाते हैं और बैठने के बाद वो लोग खाना शुरू करते हैं। जैसे ही आस्था ये खाना स्टार्ट करे तो वो बहुत खुश हो जाता है। आस्था और चामी ये लोग तो मिल के खाते हैं इस चीज को, और इनको जज करता रहता है यामी। उसके बाद नोवेल एक बाइट लेती है और वो बोलती है कि बाप रे, इसको खा के तो मेरा पेट पूरी तरह से सूख चुका है, पेट का मेरा मुंह भी सूख गया है। उसके बाद लक एक बाइट खाने ही जाता है, लेकिन वो बोलता है कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, मेरा पेट तो अपने आप ही भर रहा है। तब हमें मालूम पड़ता है कि फिनरल असल में अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करता है और वो उसके हिस्से का सारा खाना लक के पेट में भर रहा होता है। तो फिर यामी उसको आउट कर देता है। फिर हमारा स्पाइकी बॉय अपना फ्लेम मैजिक यूज करता है और सारे के सारे पाए को जलाता है। उसको लगता है कि अगर वो इनको कुक करेगा तो ये और टेस्टी हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही इसको खाता है तो उसको बहुत बेकार टेस्ट लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाता है। तो ऐसे ही स्पाइकी बॉय भी आउट हो जाता है। ऐसे एक एक करके सब लोग आउट होने लगते हैं और एंड में सिर्फ आस्था और चामी बचते हैं। तो आस्था और चामी एक दूसरे को बहुत तगड़ा टक्कर देते हैं। तो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, कमेंट में मुझे बताओ कि कौन जीतने वाला है, क्या आस्था जीतेगा कि चामी जीतेगी। वेल, मैं अभी आंसर बताने वाला हूँ। तो आंसर से आप लोग को शॉक नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जीत जाती है चामी, और ऑफ कोर्स चामी ही जीतने वाली थी क्योंकि ये खाने में नंबर 1 होती है। फिर उसके बाद यामी के पास एक लेटर आता है और वो लेटर में लिखा होता है कि उन लोग को कल के दिन पे बुलाया होता है रॉयल कैपिटल में। वहाँ पे सारे के सारे कैप्टन का एक कॉन्फ्रेंस होता है और वहाँ पे आस्था को भी बुलाया होता है किंग ने, आई मीन विजर्ड किंग ने। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि विजर्ड किंग बोलता है कि आस्था का इस मीटिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमें बताएगा कि ये ट्रेटर कौन है हम हमारे मैजिक नाइट्स में से। फिर अगले दिन आस्था पहुंच जाता है रॉयल कैपिटल में और वहाँ पे उसको ग्रीट करता है ये मशरूम जैसे सर वाला बंदा। ये होता है असल में विजर्ड किंग का असिस्टेंट। तो ये आस्था और यामी से बात करता है और यामी को बोलता है कि आप जाओ बाकी सब कैप्टन के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में वेट करो, तब तक मैं आस्था को दूसरी जगह लेके जा रहा हूँ। ये असल में आस्था को लेके जाता है रॉयल कैपिटल के बेसमेंट में, जहाँ पे होता है उनका सबसे पावरफुल प्रिजन। ये बोलता है कि तुम्हें मैं प्रिजन में इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि हमें तुम्हारे एबिलिटी का यूज करना है और विजर्ड किंग भी तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे। वो बोलता है कि हमने 2 लोग को पकड़ के रखा है मिडनाइट सन के क्लैन से, तो हम लोग क्या करेंगे कि तुम्हारे एंटी मैजिक स्पेल का यूज करेंगे उनके ऊपर, ताकि वो लोग उनके प्रोटेक्शन मैजिक वाले स्पेल से टूट जाए और हम लोग अपना इंट्रोगेशन करके पता लगा पाए कि ट्रेटर कौन है। तो जैसे ही आस्था बेसमेंट में पहुंचता है तो वो वहाँ पे मिलता है विजर्ड किंग से, और विजर्ड किंग आस्था को देख के बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि आस्था तुम कैसे हो, जरा तुम मुझे तुम्हारे फाइट के बारे में बताओ और वहाँ पे किस किस टाइप का लोगों ने मैजिक यूज किया था। तो आस्था बताता है कि वहाँ पे एक बंदे के पास था कॉपी करने का मैजिक। ये सुनने के बाद विजर्ड किंग बोलता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है। फिर बोलता है एक के पास था बीस्ट मैजिक। ये सुन के भी विजर्ड किंग खुश हो जाता है और बोलता है मैंने इसके बारे में भी कभी नहीं सुना। और तब आस्था बताता है कि एक बंदी के पास था सैलेमेंडर का स्पिरिट मैजिक। तो आस्था बोलता है ओ, तो एक और स्पिरिट समन हो चुका है। फिर उसके बाद मशरूम हेड बोलता है कि आस्था तुम तुम्हारा मैजिक यूज करो अपने स्वॉर्ड से और इन लोग का प्रोटेक्शन मैजिक हटा दो। तो आस्था जाता है हंसते हंसते और इन दोनों के टकले पे बॉन्क बॉन्क मारता है और वो प्रोटेक्शन मैजिक को हटा देता है। उसके बाद मशरूम हेड अपना इंट्रोगेशन मैजिक यूज करता है और इन लोग से पता लगाता रहता है। तो ये देख के आस्था बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि वाओ आपका मैजिक बहुत ही स्पेशल है। तो ये देख के विजर्ड किंग भी एकदम फैन बॉय बन जाता है और बोलता है कि हाँ इनका मैजिक तो बहुत ज्यादा स्पेशल है। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे ऊपर 7 कैप्टन बैठे होते हैं, जिसमें से 2 कैप्टन गायब होते हैं। एक होता है हमारा लायन बॉय क्योंकि ऑफ कोर्स उसकी हालत बहुत खराब रहती है, और एक होता है गोल्डन डॉन का कैप्टन क्योंकि वो बाहर किसी काम से बिजी होता है। तो इस वक्त मैं वापस से आप लोग को बोलता हूँ कि कमेंट सेक्शन में जाओ और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि कौन सा कैप्टन ट्रेटर हो सकता है। वेल, मुझे खुद को नहीं पता कि कौन सा कैप्टन ट्रेटर हो सकता है, कि कोई कैप्टन ट्रेटर है भी नहीं कि नहीं, लेकिन मैं मेरा बेट इन 2 लोग के ऊपर लगा रहा हूँ। पहला गोल्डन डॉन का कैप्टन क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, और दूसरा ये पर्पल वाला बंदा क्योंकि ये बंदा मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पे सब मैजिक नाइट्स के कैप्टन बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। तभी हमें मालूम पड़ता है कि जो पर्पल वाला बंदा है ये असल में एक मर्चेंट होता है और इसके पास बहुत पैसे होते हैं, और ये अपना पैसे कैसे कमाता है वो ये किसी को नहीं बताता है। मीनवाइल यामी बोलता है कि देखो मुझे मेरा नया कटाना मिल चुका है अभी, लेकिन मुझे इसका भरपाई करने के लिए 10 साल तक मेरा पेमेंट करते रहना पड़ेगा, जो कि एक दर्दनाक चीज तो है। मीनवाइल यहाँ पे जो सबसे छोटा वाला बंदा होता है वो मूड ठीक करने के लिए सबसे पहले फ्लेगोइन का इंप्रेशन करता है। तो वो देख के मैंटिस का बंदा और तो और व्हाइट बॉय भड़क जाते हैं इसके ऊपर, लेकिन यामी को ये चीज बहुत पसंद आती है। तो वो हंसते हंसते बोलता है तुम बहुत ही सही हो। उसके बाद ये बंदा ट्राई करता है व्हाइट बॉय को इम्पर्सनेट करने का, लेकिन वो नहीं कर पाता है। लेकिन यामी वापस से हंसने लगता है क्योंकि व्हाइट बॉय इसको बोलता है अगर तूने मुझे इम्पर्सनेट किया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ऐसे ये लोग यहाँ बातें करते रहते हैं कि तभी यहाँ पे गोल्डन डॉन का कैप्टन भी आ जाता है। वो बोलता है कि सॉरी मैं लेट हूँ क्योंकि मुझे किसी अर्जेंट बिजनेस को संभालना था। तभी ही व्हाइट बॉय इसको बोलता है कि तुम लेट हो, ये बात तो चलो समझ में आती है, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम वो सेरेमनी में क्यों नहीं थे जहाँ पे सब लोग का रैंक अप हो रहा था। वो सेरेमनी में वहाँ के कैप्टन को होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम वहाँ पे भी नहीं थे, कोई तो रीजन है इसके पीछे। तभी
यामी बोलता है कि ओ सॉरी मैं भी वहाँ प्रेजेंट नहीं था क्योंकि मैं गैम्बलिंग कर रहा था और मैं मेरे सारे के सारे पैसे हार चुका था। तभी वाइट बॉय बोलता है कि भाई तेरा प्रेजेंट होना नहीं होना काउंट करता ही नहीं क्योंकि तेरे टीम में से कोई भी रैंक अप नहीं हुआ है। उसके बाद ये छोटू वापस से कोशिश करता है मूड को ठीक करने का और तभी वो यामी का इंपर्सनेशन करता है। वो देख के यामी इसके ऊपर भड़क जाता है और बोलता है कि ओए अब तू ज्यादा ही शाना बन रहा है। तभी मशरूम हेड यहाँ पे आता है और बोलता है कि चलो सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में, हम तुमको किंग से मिलाने वाले हैं। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि किंग बोलता है कि वेलकम, आप लोग यहाँ पे आ गए हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि हमने आस्था के मदद के थ्रू इन लोग का प्रोटेक्शन मैजिक तोड़ दिया और अब हमको पता चल गया है कि हमारे बीच में ट्रेटर कौन है। तो जो ट्रेटर है उसका नाम ये है, ऐसा बोलता है वो। और तभी इसका नाम जानने के लिए आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि मैं इसको कवर करने वाला हूँ नेक्स्ट पार्ट में, जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाला हूँ चैनल पे। तो आप उसको मिस ना करो, उसके लिए सब्सक्राइब कर दो। वेल आज के लिए मेरे तरफ से बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वेल हम मिलेंगे अभी अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।